क्लास 11 चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति। भाप की शक्ति। जब यह पता चल गया कि भाप हाईली एक शक्ति उत्पन्न कर सकता है, तो यह बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण के लिए एक निर्णायक सिद्ध हुआ। इस भाप शक्ति के इंजन के आविष्कार होने से बहुत सारी मशीनों को चलाना आसान हो गया। मसलन रेलगाड़ी को चलाना आसान हो गया, फैक्ट्री में मशीनों का चलाना आसान हो गया, नावों में मशीनों को सेट करना आसान हो गया। ठीक है, इस तरह से भाप की शक्ति ऊर्जा का एक अकेला ऐसा स्रोत बन गया जो मशीनरी बनाने के लिए भी भरोसेमंद और कम खर्चीला था। भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम खनन उद्योग में किया गया। पहला प्रयोग इसका कहाँ किया गया? खनन उद्योग में। तो कोयले और धातुओं की मांग बढ़ी तो उन्हें और भी अधिक गहरी खानों में से निकालने के प्रयासों में तेजी आई, लेकिन खानों में अचानक पानी भर जाना एक गंभीर समस्या था। तो इसका उपाय थॉमस सेवरी ने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए 1698 ईस्वी में माइनर्स फ्रेंड खनक मित्र नामक एक भाप के इंजन का मॉडल बनाया। और ये इंजन छिछली गहराइयों में धीरे धीरे काम करते थे और अधिक दबाव हो जाने पर उसका बॉयलर फट जाता था। तो भाप का इंजन का एक और नया जो डेवलपमेंट था 1712 ईस्वी में थॉमस न्यूकोमेन ने बनाया। तो इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसका जो कंडेंसेंसिंग सिलेंडर था वो लगातार ठंडे होते रहने से इसकी ऊर्जा ही खपत यानी खत्म हो जाती थी। भाप के इंजन के इस्तेमाल का 1769 ईस्वी तक केवल कोयले के खानों में ही होता रहा, लेकिन जेम्स वाट ने इस सारी चीज़ों को बदल दिया। उन्होंने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे कि भाप के इंजन का केवल एक साधारण पंप की बजाय एक प्राइम मूवर यानी प्रमुख चालक के रूप में काम करने लगा, और जिससे कारखानों में शक्ति चालित मशीनों को ऊर्जा मिलने लगी। एक धनी निर्माता मैथ्यू बोल्टन की सहायता से वाट ने 1775 ईस्वी में बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री का निर्माण किया, और इस फाउंड्री से वाट के स्टीम इंजन बराबर बढ़ती हुई संख्या में बनने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वाट के भाप इंजन से जो द्रव चालित शक्ति का स्थान लेना शुरू कर दिया था। दरअसल वाट के आविष्कार भाप के इंजन तक ही सीमित नहीं थे। उसने दस्तावेजों की नकल तैयार करने के लिए एक केमिकल प्रोसेस पर भी आविष्कार कर बैठा, और उसने नापने की एक इकाई बनाई थी जो पुराने सभी जगह पर प्रचलित शक्ति का स्रोत घोड़ा की शक्ति के साथ यांत्रिक शक्ति की तुलना पर आधारित था। दरअसल वाट की माप की इकाई यानी अश्व शक्ति एक घोड़े की एक मिनट में 1 फुट तक 33,000 पाउंड वजन उठाने की क्षमता के समकक्ष थी। तो अश्व शक्ति को विश्व में सर्वत्र यांत्रिक ऊर्जा के सूचक के रूप में काम में लाया जाता है। अब देखिए, 1800 ईस्वी के बाद अधिक हल्की और मजबूत धातुओं के इस्तेमाल से और अधिक सटीक मशीन और मशीनी औजारों के निर्माण से वैज्ञानिक जानकारी के अधिक से अधिक व्यापक प्रसार होने से, यानी नए नए टेक्नोलॉजियों के आने से, भाप के इंजन में एक नई टेक्नोलॉजी को जोड़ने से और अधिक उन्नत नस्ल का मशीन तैयार हो गया, उन्नत किस्म का मशीन तैयार हो गया। तो 1840 ईस्वी में स्थिति यह थी कि ब्रिटेन में बने भाप के इंजन ही संपूर्ण यूरोप में आवश्यक ऊर्जा की 70% से अधिक अश्व शक्ति का उत्पादन कर रहे थे, हॉर्स पावर का उत्पादन कर रहे थे। देखिए यहाँ पर नहरें और रेलें के विकास किस तरह होती है। तो प्रारंभ में नहरें कोयलों को शहरों तक ले जाने के लिए बनाई गई थी, और इसका कारण यह था कि कोयले को उसके परिमाण और भार के कारण सड़क मार्ग से ले जाने में बहुत समय लगता था। तो बजाय उस पर खर्च जो अधिक करे, इससे बेहतर है कि वह उसे बजरों में भरकर नहरों के रास्ते में ले जाने में समय और खर्चा दोनों ही कम पड़ते थे। तो इसी आवागमन का उपयोग किया जाने लगा। औद्योगिक ऊर्जा के लिए और शहरों में घर गर्म करने के लिए, उनमें रोशनी करने के लिए कोयले की मांग लगातार बढ़ती रही। तो इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल 1761 ईस्वी में जेम्स ब्रिंडली द्वारा बनाई गई, जिसका प्रयोजन केवल यही था कि उसके जरिए वर्सले के कोयला भंडारों से शहर तक कोयला ले जाया जाए।
इस नहर के बन जाने के बाद कोयले की कीमत घटकर आधी हो गई। बताइए, सड़क मार्ग से अगर कोयला जाता है तो महंगा पड़ता है, नहर मार्ग से उसी जगह पर कोयला जाता है तो सस्ता पड़ता है। अंतर है ना? जरा दिमाग लगाना कि कोयला एक भारी वस्तु है, सड़क मार्ग से सुरक्षित है या फिर नहर मार्ग से सुरक्षित है ले जाना। नहरें आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपनी जमीनों पर स्थित खानों, खदानों और जंगलों के मूल्य को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। नहरों के आपस में जुड़ जाने से नए नए बाजार और शहर विकसित हो गए। उदाहरण के लिए बर्मिंघम शहर का निर्माण केवल इसीलिए तेजी से हुआ क्योंकि वह लंदन, ब्रिस्टल चैनल और मर्सी तथा हम्बर नदियों के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणालियों के बीच में स्थित था। बर्मिंघम शहर 1760 ईस्वी से 1790 ईस्वी के बीच नहरें बनाने की 25 नई परियोजनाएं शुरू की गई। 1788 ईस्वी से 1796 ईस्वी की नहरोन्माद मतलब केनाल मानिया के नाम से पुकारे जाने वाले अवधि में 46 नई परियोजनाएं हाथ में ली गई और उसके बाद अगले 60 वर्षों में बहुत सारे नहर बनाए गए जिनकी लंबाई कुल मिलाकर 4000 मील से अधिक थी। पहला भाप से चलने वाला रेल का इंजन स्टीफेंसन का रॉकेट 1814 ईस्वी में बना। अब रेलगाड़ियां परिवहन का एक ऐसा नया साधन बन गई जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी, सस्ती भी और तेज भी। माल भी ढोया जाता था और यात्री भी ढोया जाता था। तो एक साथ इन्होंने जो दो आविष्कार सम्मिलित थे जिसमें लोहे की पटरी शामिल था, उसका स्थान लोहे की पटरी ने किसका स्थान ले लिया? लकड़ी के पटरी का स्थान ले लिया और भाप के इंजन द्वारा इस लोहे की पटरी पर रेल के डब्बों की खिंचाई किया जाने लगा। रेलवे के आविष्कार के साथ औद्योगिकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया। ठीक है, अब 1801 ईस्वी में रिचर्ड ट्रेवेथिक ने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पंपिंग डेविल यानी फुफकारने वाला दानव कहते थे। यह इंजन ट्रकों को कॉर्नवाल में उस खान के चारों ओर खींचकर ले जाता था जहां रिचर्ड काम करता था। 1814 ईस्वी में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक रेल इंजन बनाया जिसे ब्लचर कहा जाता था। यह इंजन 30 टन भार 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक पहाड़ी क्षेत्र पर ले जा सकता था। तो सर्वप्रथम 1825 ईस्वी में स्कॉटन और डार्बिल्टन शहरों के बीच 9 मील लंबा रेल मार्ग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जाने लगा। इस तरह से रेल मार्ग का विकास हुआ। अब 1830 ईस्वी के दशक में नहरों के रास्ते परिवहन में अनेक समस्याएं दिखाई देने लगी। नहरों के कुछ हिस्सों में जलपोतों की भीड़भाड़ के कारण, मतलब सोच लो, जो नावें थी, जलपोतें थी, बड़ी संख्या में नदी में और नहर में चल रहा था, तो उससे उनके ट्रैफिक का जाम होने की समस्या होने लगी। तो उससे परिवहन लगातार धीमे रफ्तार में चली गई। ठीक है, तो इसे निपटने के लिए क्या हुआ? फिर ये ट्रेन के रास्ते को अपना लिया। चलिए, आविष्कारक कौन थे? यह पता लगाना अवश्य ही रुचिकर होगा कि ये लोग कौन थे जिनके प्रयत्नों से ये परिवर्तन हुए। उनमें से कुछ लोग प्रशिक्षित वैज्ञानिक थे। अब ध्यान देंगे जिन चीजों के लिए मैं बार बार आप सबों को आगाह करता हूं कि उनमें से कुछ लोग ट्रेंड साइंटिस्ट थे और कुछ लोग अनट्रेंड साइंटिस्ट थे। दोनों ही किस्म की बातें हैं, दोनों ही तरह की बातें हैं, दोनों ही तरह के लोग हैं। मतलब भौतिकी तथा रसायन जैसे बुनियादी विज्ञानों की शिक्षा 19वीं सदी के आखिरी दशकों तक बहुत कम थी। और जैसा कि बताया गया है कि ये टेक्नोलॉजी आविष्कार तब तक हो चुके थे। ठीक है, चूंकि इन आविष्कारों को संपन्न करने के लिए फिजिक्स यानी भौतिकी या केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के उन सिद्धांतों व नियमों की पूर्ण जानकारी होना जरूरी नहीं था जिन पर ये आविष्कार आधारित थे। इसीलिए ये वैज्ञानिक प्रगतियां प्रतिभाशाली लेकिन अंतःप्रज्ञ विचारकों और लगनशील प्रयोगकर्ताओं द्वारा की गई। उन्हें इस तथ्य से भी सहायता मिली कि इंग्लैंड में कुछ ऐसी विशिष्टताएं थी
जो अन्य यूरोपीय देशों में नहीं थी। इंग्लैंड में 1760 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच दर्जनों वैज्ञानिक पत्रिकाएं और अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए गए। यहाँ तक कि वहाँ छोटे कस्बों में भी ज्ञान पिपासा सर्वत्र व्याप्त था। इस प्यास को कला समाज सोसाइटी ऑफ आर्ट्स 1754 में स्थापित है के क्रियाकलापों द्वारा घूमने फिरने वालों व्याख्याताओं और उन कॉफ़ी हाउसों में जिनकी संख्या 18वीं शताब्दी में कई गुना बढ़ गई थी, उसके विचार और विनिमय के मार्फत आविष्कार हुए। मतलब ज्ञान का धारा प्रवाह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होना, एक लोगों के विचार से दूसरे लोगों के विचारों में समाहित होना और उस पर सोचकर काम करना, यही आविष्कार है, यही अनुभव है। अनुभव ही आविष्कार है और अनुभव ही शिक्षा है। अधिकतर आविष्कार वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग की अपेक्षा, देखिएगा, वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग की अपेक्षा, यानी उस वक्त कोई ट्रेंड करने वाला व्यक्ति नहीं था, उस वक्त ट्रेंड करने वाला कोई शिक्षक नहीं थे, अपना शिक्षक का एक अपना मुकाम था। तो होता है क्या, इसकी बजाय एक दृढ़ता, एक रुचि, इच्छा, जिज्ञासा करने की तत्परता, यहां तक कि भाग्य के बल पर ही हुए। जैसे कॉटन उद्योग क्षेत्र के कुछ आविष्कारक जैसे जॉन के हारग्रीव्स और ये सब जितने भी थे, ठीक है, बिल्कुल ही इन्होंने एक तकनीकी दृष्टि से कुशल नहीं थे, फिर भी इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इन मशीनों का निर्माण कर लिया। प्रारंभ में उसकी इच्छा पादरी बनने की थी, तो बेहतर हुआ कि पादरी नहीं बना, नहीं तो आज हम लोग इसको नहीं पढ़ते। और वह एक मैकेनिज्म यानी यांत्रिकी के बारे में बहुत कम जानता था। इसके विपरीत आप पाएंगे कि भाप के इंजन के क्षेत्रों में थॉमस सेवरी एक सेना अधिकारी था। थॉमस न्यूकोमैन एक लोहार तथा तालासाज था और जेम्स वाट का यंत्र संबंधी कामकाज की ओर बहुत झुकाव था। उन सब में अपने अपने आविष्कार के प्रति कुछ संगत ज्ञान अवश्य था। सड़क निर्माता जॉन मैटकॉफ, देखिए ये जॉन मैटकॉफ, जिसने स्वयं व्यक्तिगत रूप से सड़कों की सतहों का सर्वेक्षण किया था और योजना भी बनाया था, लेकिन यह व्यक्ति क्या था, अंधा था। ध्यान देंगे कि जॉन मैटकॉफ जिसने सड़क का निर्माण किया वह अंधा था। वह कौन था, अंधा था। तुम लोगों की तो आंखें रहते हुए भी तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो ढंग से, न भविष्य के बारे में सोचते हो, वर्तमान तो छोड़ ही दो, कैसे काम चलेगा। नहर निर्माता जेम्स ब्रिंडले तो लगभग निरक्षर था। नहर निर्माता जेम्स ब्रिंडले तो लगभग निरक्षर था और शब्दों की वर्तनी के बारे में उसका ज्ञान इतना कमजोर था कि वह नवचालन शब्द की सही वर्तनी कभी ना बता सका। लेकिन उसमें गजब की स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति और एकाग्रता थी। परिवर्तित जीवन, इसलिए इन वर्षों के दौरान, मतलब औद्योगिक क्रांति के वर्षों के दौरान, प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाना संभव हो पाया। ठीक इसी प्रकार अनेक ऐसे धनवान लोग भी थे जिन्होंने जोखिम उठाकर और उद्योग धंधों में इस आशा से उन्होंने पूंजी निवेश किया कि उससे उसको फायदा होगा और उसके धन में कई गुना वृद्धि होगी। तो अधिकांश मामलों में उसके धन में वृद्धि भी हुई और पूंजी भी कमाई और उनका धन दौलत भी बढ़ा। तो धन में माल, आय, सेवाओं, ज्ञान और उत्पादक कुशलता के रूप में अचानक वृद्धि होने लगा। लेकिन इसका मनुष्यों को दूसरे रूप में एक भारी खामियाजा भी उठाना पड़ा। इससे परिवार टूट गए, पुराने पत्ते बदल गए और लोगों को नई जगहों पर रहना पड़ा। शहर विकृत होने लगे और कारखानों में काम करने की परिस्थितियां एकदम बिगड़ गई। इंग्लैंड में 50,000 से अधिक की आबादी वाले नगरों की संख्या
1750 ईस्वी में केवल 2 थी, जो बढ़ते बढ़ते 1850 में 29 हो गई। आबादी में जिस रफ्तार से बढ़ोतरी हुई, उस रफ्तार से रहन सहन के अन्य साधनों में वृद्धि नहीं हो पाई थी। वहां रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। साफ सफाई और स्वच्छ पेयजल का अभाव बढ़ने लगा था। ठीक है, बाहर से आए नए बसे लोगों को कारखानों में, नगरों में, कारखानों के आसपास भीड़ भाड़ वाली गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था, जबकि धनवान लोग नगर छोड़कर आसपास के उपनगरों में साफ सुथरे मकान बनाकर रहने लगे, जहां की हवा स्वच्छ थी और पीने के पानी भी साफ एवं सुरक्षित थे। एडवर्ड कारपेंटर ने 1881 ईस्वी के आसपास अपनी कविता एक विनिर्माणकारी नगर में, इन ये मैन्युफैक्चरिंग टाउन, इस स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है। जब मैं उस उदास शहर में बेचैन और निराश घूम रहा था, तो मैंने वहां अफरा तफरी में परेशान लोग देखे, जो मानो नरक की जिंदगी, नरक के किसी दरवाजे में भूतों की तरह आ जा रहे थे। मैंने आकाश में ऊंची उठी चिमनियों की लंबी कतारें देखी और देखे काले के धुएं के बादल, जो सूरज, आकाश और धरती को अपने बोझ से ढक रहे थे। और देखे कूड़े के बड़े बड़े ढेर, जिन पर बच्चे रद्दी बटोर रहे थे। और फिर आधी छतों वाले काले भद्दे मकान, और देखी नीचे बहती काली नदी। जब मैं इन सब को देख रहा था, तभी मेरी नजर दूर दराज के पूंजीपति मोहल्ले पर पड़ी, जहां महलनुमा मकान, बंगले, ऊंची ऊंची दीवारों वाले बगीचे, सुंदर सलोनी गाड़ियां और उनके मालिक मानो दूर दूर तक पसरी गरीबी, जिसकी बदौलत वे धनवान बने थे, देखकर अपना मुंह बिचका रहे थे। यह सब देखकर मेरी तो रूह ही कांप उठी। नरक के द्वार। 1842 ईस्वी में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि वेतनभोगी मजदूरों यानी कामगारों के जीवन की औसत अवधि शहरों में रहने वाले अन्य किसी भी सामाजिक समूहों के जीवन काल से बहुत कम थी। बर्मिंघम में यह 15 वर्ष, मैनचेस्टर में 17 वर्ष और डर्बी में 21 वर्ष थी। समझिए, जीवन काल के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये इतने वर्ष तक इन शहरों में रहकर जिंदा रह सकते थे। चूंकि पॉल्यूशन इतना अधिक फैल चुका था, लोगों को न शुद्ध हवा मिल रही थी, न शुद्ध पानी मिल रही थी। ठीक है, और नगरों का अधिक विकास होने के कारण लोग गांव से नगर की तरफ बड़ी तेजी से मूव करने लगे थे, सिर्फ इसलिए कमाने के लिए और एक शहरी जीवन जीने के लिए। इतना ही नहीं, यहाँ पैदा होने वाले बच्चों में आधे से अधिक तो 5 साल की आयु होते ही, ठीक है, ये मर जाते थे। शहरों की आबादी में वृद्धि वहाँ पहले से रह रहे परिवारों में नए पैदा हुए बच्चों से नहीं, बल्कि बाहर से आकर बसने वाले नए लोगों से ही होती थी। मौतें ज़्यादातर उन महामारियों के कारण होती थी, जैसे जल प्रदूषण से, ये हैजा, कोलरा जिसको कहते हैं, और टाइफाइड जिसको आंत्रशोथ कहते हैं, और वायु प्रदूषण जैसे ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग से होती थी। 1832 ईस्वी में हैजे का भीषण प्रकोप हुआ, जिसमें 31,000 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक की स्थिति यह थी कि नगर प्राधिकारी जीवन की इन भयंकर परिस्थितियों की ओर कोई और ध्यान नहीं देता था, और इन बीमारियों के निदान और उपचार के लिए बारे में न ही चिकित्सक और न ही अधिकारी कोई जानकारी नहीं थी। औरतें, बच्चे और औद्योगिकीकरण। अब आप समझ ही लो कि जब उद्योग शहर में स्थापित होने लगे, तो औरतों के ऊपर पहले भी काम और धंधे का दबाव अधिक था, सूती कपड़ा काटने और बुनाई करने में। लेकिन जब मशीन आ गया तो उन पर भी यह दबाव बढ़ चुका है। ठीक है, ग्रामीण गरीब बच्चे हमेशा घर में या खेत में अपने माता पिता या संबंधियों की निगरानी में तरह तरह से काम करते थे, जो समय, दिन या मौसम के अनुसार बदलता रहता था। ये तो आप जान रहे हैं सारी चीजें। लेकिन कारखानों में काम करना इससे बिल्कुल अलग किस्म का होता था, क्योंकि यहाँ लगातार कई घंटों तक एक ही तरह का काम
कठोर अनुशासन तथा तरह तरह के दंड की भयावह परिस्थितियों में कराया जाता था। अगर काम में ढिलाई बरतेंगे तो कोड़ा पड़ेगा, आपको खाना भी भरपेट नहीं मिल पा रहा है और काम के घंटे इतने अधिक हैं कि आपका शरीर सहने को सच में नहीं हो पा रहा है। मर्दों की मजदूरी मामूली होती थी, उससे अकेले घर पर का खर्च नहीं चल सकता था और जिसे पूरा करने के लिए औरतों और बच्चों को भी कुछ काम करना पड़ता था और पैसे कमाने पड़ते थे। तो जिस तरह से मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता गया तो काम पूरा करने के लिए मजदूरों की जरूरतें भी कम होती गई। उद्योगपति मर्दों की बजाय औरतों और बच्चों को अपने यहाँ काम पर लगाना अधिक पसंद इसलिए करता था कि उनकी एक तरफ तो मजदूरी कम होती थी, दूसरे में वे अपने काम की घटिया परिस्थितियों के बारे में भी कम आंदोलित हुआ करते थे। स्त्रियों और बच्चों को लंकाशायर और यॉर्कशायर नगरों के सूती कपड़ा उद्योग में बड़ी संख्या में काम पर लगाया जाता था। रेशम, फीते बनाने और बुनने के उद्योग धंधों पर उन्हें लगाया जाता था। साथ ही साथ मैंने आपको उन सारी चीज़ों की चर्चा पहले ही कर दी है जो इसमें चर्चा किया जा रहा है। देखिए, गिल्ट बटन फैक्ट्री में काम करती हुई औरत बड़ी सावधानी से काम कर रही हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ तक कि कोयले के खाने में भी काम करने के लिहाज से बहुत खतरनाक होती थी। कभी कभी खान की छतें धंस जाती थी और आमतौर पर वहाँ विस्फोट हो जाता था। चोटें लगना तो वहाँ आम बात थी। कोयला खानों के मालिक कोयले के गहरे अंतिम छोरों को देखने के लिए अथवा जहाँ जाने का रास्ता वयस्कों के लिए बहुत सकरा होता था, वहाँ बच्चों को ही भेजते थे। बताइए, कोयले के खानों में बच्चों से काम करवाते थे। छोटे बच्चों को कोयला खानों में ट्रैपर का काम भी करना पड़ता था। मतलब कोयला खानों में जब कोयला भरे डिब्बे इधर उधर ले जाए जाते थे तो वे आवश्यकता अनुसार उन दरवाजों को खोलते और बंद करते थे। यहाँ तक कि कोल बियरर्स के रूप में अपनी पीठ पर रखकर कोयले का भारी वजन भी ढोते थे। कारखानों के मालिक बच्चों से काम लेना बहुत जरूरी समझते थे ताकि वे अभी से काम सीखकर बड़े होकर उनके लिए अच्छा काम कर सकें। तो ब्रिटिश फैक्ट्रियों के रिकॉर्ड से पता चलता है या अभिलेख से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि फैक्ट्री मजदूरों में से लगभग आधों ने तो वहाँ 10 साल से भी कम उम्र में और 28% मजदूरों ने वहाँ 14 साल से कम की आयु में काम करना शुरू किया था। औरतों को मजदूरी मिलने से न केवल वित्तीय स्वतंत्रता मिली बल्कि उनके आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन इससे उन्हें जितना लाभ हुआ उससे कहीं ज़्यादा हानि हुआ। अक्सर उनके बच्चे पैदा होते ही या शिशुअवस्था में ही मर जाते थे क्योंकि आवश्यक न्यूट्रिशंस उनके बॉडी में नहीं होता था, उस फीमेल के बॉडी में नहीं हो पाता था, नहीं मिल पाता था। चार्ल्स डिकेंस औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप गरीबों के लिए भयंकर स्थिति जो उत्पन्न हुई उसका संभवतः सबसे कठोर समकालीन आलोचक थे और उन्होंने अपने उपन्यास हार्ड टाइम्स में एक काल्पनिक औद्योगिक नगर कोक टाउन का बड़ा सटीक वर्णन किया है। लिखता है कि यह एक लाल ईंटों से बना नगर था, लेकिन उसकी ईंटों का रंग लाल तभी रह सकता था यदि धुएं और राख ने उसे पोतकर उसे बदरंग ना कर दिया हो। लेकिन हालत यह थी कि यह कस्बा अजीब लाल और काले रंग के मिश्रण से पुता था, मानो वह किसी खूंखार आदमी का चेहरा हो। यह मशीनों और उन लंबी गगनचुंबी चिमनियों का शहर था जिनमें से धुएं के सांपों की अटूट पंक्तियां कभी कुंडलित ना होकर लगातार निकलती रहती थी। इस नगर में एक काली नहर थी और एक नदी भी थी जिसका पानी बदबूदार रंजक गंदगी से भरकर बैंगनी रंग का हो गया था और वहाँ ढेरों इमारतें थी जो उनके भीतर चलने वाली मशीनों के कारण हरदम कांपती रहती थी और उनकी खिड़कियां हमेशा ही खड़कती रहती थी और वहाँ भाप के इंजन का पिस्टन उकताहट के साथ ऊपर नीचे होता रहता था, मानो किसी हाथी का सिर हो जो अपने दुख भरे पागलपन में आंखें फोड़े एक ही और देख रहा हो। ब्रिटेन के निबंधकार और उपन्यासकार D.H. लॉरेंस ने डिकेंस के 70 साल बाद कोयला क्षेत्र में स्थित एक ऐसे गांव में गए और उसका भी उन्होंने वर्णन किया है।